हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफ टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 116 से 135 तक व्याख्या के साथ। इससे पहले जो है हम लोग गुप्त काल के बाद जो राजा हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, गुप्त वंश के पतन के बाद जो है नए वंशों का उदय हुआ। उसमें से कुछ वंश इस प्रकार हैं। पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है, इसके जो संस्थापक थे नरवर्धन थे और इनकी राजधानी थी थानेश्वर। बाद में जो है इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इसके बाद जो है प्रभाकर वर्धन राजा बनता है। इसका अन्य नाम था प्रतापशील। इसकी उपाधि थी हुण हरिणकेसरी, गुर्ज प्रजागर, सिंधु राजज्वर। पत्नी थी यशोमती, वो जो है इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। इसके बाद जो है राजा बनते हैं राजवर्धन द्वितीय, जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई होते हैं। राजवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ शासक शशांक द्वारा धोखे से कर दी जाती है। इसके बाद जो है हर्षवर्धन राजा बनता है, जिसका समय होता है 606 से 647 ईस्वी। ये जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। हर्ष जो था वो महायान बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हर्ष के काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। भूमि देने की सामंती प्रथा जो है हर्ष ने ही शुरू की थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के समय ही भारत आया था। वो 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। हर्ष ने 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, और इसीलिए जो है इसे साहित्यकार सम्राट कहा गया है। हर्ष दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका था, क्योंकि दक्षिण भारत में उसके विजय अभियान को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। हुणों को पराजित कर पूर्वी भारत को हर्ष ने हुणों के आक्रमण से बचाया। गुप्त काल के पतन के बाद जो है सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था हर्षवर्धन ने। और भी छोटे छोटे राजवंश हुए, जैसे मैत्रक राजवंश। इसकी स्थापना भट्टार्क ने की थी वल्लभी में। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग जो था 671 ईस्वी में यहाँ स्थित वल्लभ विश्वविद्यालय की उसने प्रशंसा की है। और एक अन्य राजवंश था यशोधर्मन राजवंश। ठीक है। इसके संस्थापक थे यशोधर्मन। यशोधर्मन वंश मालवा में शासन करता था। इनका जो प्रसिद्ध अभिलेख था मंदसौर, ठीक है, इसके लेखक वासुल थे। मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को जैनेन्द्र कहा गया है, क्योंकि वाकाटकों, गुप्तों एवं हुणों को पराजित किया था। मगध और मालवा के उत्तर गुप्त वंश, इस वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी। मधुवन और वंसरखेड़ा अभिलेख देवगुप्त से संबंधित है। देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी थी। एक अन्य राजवंश था कन्नौज का मौखरी वंश। इसकी स्थापना हरिवर्मा ने 510 ईस्वी में की थी। ये जो लोग जो थे मूल रूप से गया के थे। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख शासक हुए हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा। ठीक है। इन मौखरी वंश की मुद्राएं यूपी के फैजाबाद जिले के भिटौरा से मिली है। इनके अभिलेखों में हरहा अभिलेख बाराबंकी से, सोनार अभिलेख देवरिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक और धार्मिक प्रशासन को जानेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं अब। प्रश्न नंबर 116, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। प्रश्न नंबर 117, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, ऑप्शन नंबर डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं।
अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। प्रश्न नंबर 118, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। प्रयाग में जो है हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था और कन्नौज में भी। प्रश्न नंबर 119, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य प्रथम ने, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। की व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के बीजों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। फलतः नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न नंबर 121, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए 612 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 622 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 634 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि बल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का यह अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्त है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी विकल्प बी को सही उत्तर माना है। प्रश्न नंबर 122, कभी बाण निवासी था। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर का, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। प्रश्न नंबर 123, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है सम्राट हर्ष, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सम्राट हर्ष। वेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। प्रश्न 124, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए फायान, ऑप्शन नंबर बी वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी इत्सिंग, ऑप्शन नंबर डी तारानाथ।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। प्रश्न 125, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग वेनसांग ने तत्कालिक भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 है सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। कथन 2 है जहां तक अपराधों के दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। कथन 3 है व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। कथन 1 है सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत है। उस समय जो है सड़क और नदी मार्ग लूटमार से सुरक्षित नहीं थे। कथन 2 है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, तो ये सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता, तो ये कथन भी सही है। इस तरीके से जो है पहला कथन गलत है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए केवल 2 और 3 यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, पहला गलत था। ठीक है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन 1 गलत है। वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 126, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर ए ताइसुंग, ऑप्शन नंबर बी तुंग कुआन, ऑप्शन नंबर सी कु येन यू, ऑप्शन नंबर डी उपरीत में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरीत में से कोई नहीं। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। प्रश्न 127, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कांची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। प्रश्न नंबर 128, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी सन के लिए, ऑप्शन नंबर सी रेशम के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऊन के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 129, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी मगध, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहां उसने व्याख्यान दिए। प्रश्न नंबर 130, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए हर्ष के प्रति सम्मान, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म में आस्था, ऑप्शन नंबर डी सी यूकी की रचना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सी यूकी की रचना। जिसकी व्याख्या देखते हैं। वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यूकी कहा जाता है। वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। प्रश्न नंबर 131, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी सुंग यून, ऑप्शन नंबर सी वेनसांग, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वेनसांग। भीनमाल की यात्रा वेनसांग ने की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सी युकी कहा जाता है। वेनसांग बौद्ध था। प्रश्न नंबर 132 सी युकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी अल्बरुनी, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी वेनसांग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वेनसांग। सी युकी नामक यात्रा विवरण वेनसांग से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 133 चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग ऑप्शन नंबर ए 405 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 635 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 637 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटर नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया। प्रश्न नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ऑप्शन नंबर ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, ऑप्शन नंबर सी विनिमय पत्र, ऑप्शन नंबर डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय पत्र। हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र। व्याख्या देखते हैं। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 135 चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फो क्यो की, ऑप्शन नंबर बी यिन तू, ऑप्शन नंबर सी युकी, ऑप्शन नंबर डी सिकिया पोनो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यिन तू। चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिन तू नाम से करते हैं। जिसकी व्याख्या देते हैं। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।